देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार में चौथी बार मंत्री पद के शपथ लेने वाले संतोष सुमन जी हैं। बात करेंगे संतोष जी, लगातार चौथी बार में कई अलग-अलग दायित्व भी आपने निभाया है। अभी इस वक्त लघु एवं जल संसाधन विभाग का अपने पास दायित्व है। क्या कुछ है जो मतलब पब्लिक के लिए एक अच्छे ढंग से करने के लिए ये तमाम अपॉर्चुनिटी भी है, तो कैसे इसको निर्वहन करिए? देखिए, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि पुनः ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है। लघु जल संसाधन विभाग है, ऐसा विभाग है जो वाटर बॉडी को पुनर्जीवित करता है, जो कृषि के क्षेत्र में काम आते हैं, सिंचाई के लिए काम आते हैं। और हमारा विभाग है कि किसानों के खेत तक कैसे हम पानी पहुंचाएं विभिन्न माध्यमों से। तो अंडरग्राउंड वाटर को भी हम निकाल के करते हैं, और सरफेस वाटर को भी, जैसे वर्षा का पानी जो अधिक होती है इधर उधर न जाकर उसको हम रोक करके रिजर्वायर बना के फिर चैनल के माध्यम से, जिसको पैन बोलते हैं, वो हम काम करते हैं। बिहार में करीब ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सूखा का ज़्यादा प्रकोप होता है। उन ज़िलों में हमारा विभाग ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। तो हम लोग विगत 5 सालों में जो हमारा टारगेट था हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने का, और उस कंपोनेंट के माध्यम से हम लोग करीब 70-80% किसानों को ये सुविधा मुहैया करा चुके हैं। आगे भी सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है, और हम समझते हैं कि आने वाला जो 5 साल होगा, हम लोग इसको 100% पूरा कर लेंगे, और किसानों के चेहरे पर खुशहाली, खेतों में हरियाली लाने का काम हमारा विभाग करेगा। और हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े रिजर्वायर बना के पानी को रोकते हैं तो निश्चित तौर पर है कि पानी वहाँ के आसपास रिचार्ज होता है, कृषि में भी काम आता है। तो एक अहम विभाग है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, जहाँ के 70% लोग किसान हैं, और आर्थिक हमारी गतिविधियाँ कृषि से ही आसपास जाती है। तो हम लोग का विभाग इसमें बहुत सहायक साबित होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, संतोष जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो एनडीए को प्रचंड बहुमत जो बिहार में मिली है, इसको लेकर के आप किसे मानते हैं? क्या हमारा सवाल इससे मिलता जुलता ये है, जो विपक्ष के लोग ये कहते हैं, जो आप लोगों ने मिशन मशीनरी सिस्टम का दुरुपयोग करके वोट खरीदा है। इधर वोटिंग का टाइम था, आप लोग महिलाओं को खाते में पैसा भिजवा रहे थे। क्या लग रहा है, ये चीज़ें हैं, या फिर जो एनडीए का, या फिर यूँ कह लें जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का एक जो विजन था, ये उसकी जीत है? देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए की जीत है, और एनडीए पर जनता विश्वास करती है, और इसलिए विश्वास करती है कि हमको जब भी मौका मिला तो हमने काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से बिहार में हैं, और 20 साल से जब कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं और उसके बाद भी जनता का विश्वास उनके ऊपर है, तो आप समझ लीजिए कि अपने आप में ये काबिल तारीफ है। और एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, सरकार जब 5 साल भी रहती है तो उनके खिलाफ कुछ न कुछ रोष रहता है जनता में किसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में ग्राउंड पर कहीं नहीं था। ये एक बहुत बड़ी जीत है, हमारी साइकोलॉजिकल जीत यही है कि हम ऐसे चेहरे के साथ चल रहे हैं जो विश्वास का चेहरा है, जो चेहरा सुशासन का चेहरा है, जो चेहरा जंगल राज से बिहार को शांति के लिए और ले जाने वाला चेहरा है। तो हम तो काम किए ही हैं, विकास कर, आप देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ, खास करके बिजली की उपलब्धता। पहले हम लोग को याद है कि 4 घंटे 5 घंटे होता था, आज हम 22 घंटे 20 घंटे 24 घंटे भी बिजली की उपलब्धता होती है। नेटवर्क जो सोशल नेटवर्क है, जो भी रोड का नेटवर्क है, गांव-गांव तक चला गया है, कस्बों तक चला गया है। तो हर जगह हम सड़क मुहैया करा दिए हैं, शांति कर दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक है। तो ये सब देख करके जनता ने विश्वास किया। बाकी कुछ योजनाएं होती है जो जनहित में होती है, उन योजनाओं का लाभ होता ही है। और हम जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाए, जीविका के मानदेय बढ़ाए, उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, तो ये तो स्कीम है, सरकार की ऑनगोइंग स्कीम है। अगर इसके ऊपर कोई कुछ कहता है तो गलत कहता है। कोई भी स्कीम जब जनता के हित के लिए किया जाता है सरकार का, क्योंकि सरकार बनती ही किसके लिए? गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीब विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, राज्य की उन्नति करने के लिए। और वो डेवलपमेंट कार्यों से होता है, कुछ नए नए स्कीम से भी होता है।
तो ये हमने किया और उनको ऐसा लगता है कि ये स्कीम के कारण ही हार हुई है, तो ठीक है। अगर आपको मौका मिला, 15 साल जनता ने आपको शासन में रखा और आपके माता पिता को दोनों को मौका मिला, तो आपने क्यों नहीं ये सब काम किया? आपके समय तो जंगल राज कहा जाता था, लाठी पिलावन आप रैलियां कर रहे थे, सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, लूट और डकैती हो रही थी, तो जनता आपको बाहर कर दी। और उसी तरह से आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं, मशीनरीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने हार से सीख नहीं रहे हैं, हार का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ रहे हैं। तो जब तक इस तरह की मनोदशा रहेगी तो काम करना उन लोग नहीं चाहेंगे और जनता के बीच में नहीं रहना चाहेंगे, तो जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। आने वाला फिर चुनाव होगा, जो मान लीजिए कि 5 साल के बाद और 4 साल के बाद जो चुनाव आने वाला लोकसभा विधानसभा का, तो उनका हर्ष मैंने जो प्रदर्शन था उससे भी कहीं खराब प्रदर्शन रहेगा। अगर उनको सुधरना है तो जनता के बीच में जाएं। संतोष जी, जो लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने चुनावी प्रचार में जो है मौसम खराब होने के बाद सड़क मार्ग से भी प्रचार किया, और अभी देख लीजिए तमाम जगह घूम रहे हैं। कल प्लांट का किया निरीक्षण, आज कच्ची दरगाह जो पुल बन रहा है उसका किया, ये तमाम जगह जो जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो आरोप लगा रहे थे, जो भाई अस्वस्थ हैं, अचेत अवस्था में है, ये वो फलाना ढिकाना, उनके लिए क्या कहिए? देखिए, जो व्यक्ति कहे ना कि जो व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता है वो ब्लेम करता है, और तेजस्वी यादव जी के पास वो कैपेसिटी कैलिबर परफॉर्मेंस का नहीं है, परफॉर्म करने का नहीं है। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से हैं, और जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी की गई उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, देखिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, एक अलग विषय है, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज इतने स्वस्थ हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा स्वस्थ दिखते हैं। आप उनको उनके चाल में, उनके बात में, उनके बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा पॉजिटिव दिखते हैं। और बात सही है कि हमेशा वो विकास कार्यों की समीक्षा किए हैं, चुनाव ही नहीं, हमेशा हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। अभी भी देखें कि रोज़ पर डे मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं जाते हैं, और जो लोग कह रहे थे वो बात वो कहाँ है, यूरोप में जा कर के थकान अपना अथी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह की राजनीति कीजिएगा तो कभी सफल नहीं होइएगा। आपको अगर सफलता हासिल करना है तो जनता के बीच में रहना होगा, जनता से संवाद करना होगा। एक सवाल यहाँ पर ये भी, अब देखिए, अब आपकी पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम ये जानना चाहेंगे जो आने वाले समय में जो लोकल बॉडी चुनाव होंगे या एमएलसी कोटा से जो भी एमएलसी बनाई जाएगी, क्या उसमें आप मांग रखते हैं जो आपकी पार्टी को भी मिलना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी कोशिश रहेगी और मेरी इच्छा है कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता विधानमंडल दल के सदस्य बने, और जो जिसे आप एमएलसी कहते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे और भी जो भी सरकार के आयाम होते हैं, बोर्ड निगम जिसको हम कहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कार्यकर्ता को मौका मिले, और ये स्वाभाविक मांग भी है। और इस पर लेकिन अभी कोई सी वार्ता नहीं हुई है। जब वार्ता होगी और जब कोई कंक्लूज़न निकलेगा तो निश्चित तौर पर आपको हम लोग बताएंगे। जीतन राम मांझी जो संरक्षक हैं आपके पार्टी के मंत्री के सरकार में, वो ये कहते हैं, जो शराबबंदी के बारे में वो कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए, गरीब गुरबा परेशान होते हैं। क्या आप मानते हैं जो शराबबंदी में फॉल्ट है, आपका भी विजन वही है? देखिए, शराबबंदी में फॉल्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि वो उनका परिप्रेक्ष्य, देखिए उनका अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनके परिप्रेक्ष्य दूसरा है। उनका कहना है कि जो लोग शराब के खेप भेजते हैं, जो पर्दे के पीछे सप्लाई चेन चलाते हैं और गरीबों को आगे करके उनके माध्यम से शराब, गलत शराब जिसको कहते हैं, वो बनाते हैं, तो उनको पकड़ना चाहिए। उनके पीछे भी कानून का हाथ होना चाहिए, और हमारी सरकार कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े माफिया इसमें पकड़ा रहे हैं, तो उनका उस परिप्रेक्ष्य में कहना है। और जहाँ तक शराबबंदी है, तो शराबबंदी तो राजहित में है, जनता के हित में है, गरीबों के हित में। और हमारी बहनें जो शराबबंदी के पक्ष में हैं और रोड पर निकल करके सरकार के पक्ष में वोट कर रही हैं, खुल के वोट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उनको सुरक्षा मिला है। सुरक्षा इस बात का मिला है कि घर में वो नहीं है जो पहले
शराब पी के उनके प्रति उनके भाई आते थे और घर का जो माहौल था वो बंद हो चुका है। खुद वो स्वावलंबन की ओर चली गई, स्वावलंबी हो गई है सरकार के जो योजना के माध्यम से। तो हम समझते हैं कि शराबबंदी बिहार में बहुत अच्छा है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सामाजिक समरसता कायम करने के लिए, शांति के लिए शराबबंदी लागू रहना चाहिए। जीतन राम मांझी जी का एक अपना व्यू हो सकता है, लेकिन उनका व्यू भी शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, शराबबंदी के पक्ष में ही है। क्योंकि जिस समाज से हम लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक श्राप टाइप से कहें तो शराब ही हमारा सब सेवन हमारे समाज के लोग करते हैं। और आज हम जिस गरीबी में हैं, और वो चाहे मानवता के जो भी इंडिकेटर्स हों, एजुकेशंस हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और भी जो भी वहाँ रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं, उस सब में हम पिछड़ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं शराब ही असर है। तो हम लोग के समाज के लिए तो ये वरदान साबित हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि लागू रहना चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ समीक्षा इस बात का होना चाहिए कि उतने बंद होने के बावजूद भी कहाँ से शराब की खेप पहुँचती है। तो इसका मतलब कहीं ना कोई तो दोषी है। दोषी प्रशासन के लोग भी हो सकते हैं, दोषी समाज के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को समीक्षा करके दंडित करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, ये कहा जा रहा है, जो आरजेडी के लोगों का कहना है, देखिए जो कोर्ट का आदेश है, जो जानकारी है, कोर्ट के आदेश के बाद तमाम जगह जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों का ये कहना, खास करके हाउस भी चला था, आपने भी देखा होगा, जो भाई आप लोग जानबूझ के दलितों का बस्ती को उजाड़ रहे हैं। आप भी कहीं न कहीं दलितों के शुभचिंतक हैं, उनके नेता हैं। क्या लग रहा है, सही में ऐसा हो रहा है या फिर जो आदेश है उसका पालन हो रहा है? देखिए, कहीं पर ऐसा हुआ होगा, छोटी मोटी इंसिडेंट्स, उसको एक परसेप्शन बना के चलाया जाता है विपक्ष के द्वारा। देखिए, कहीं पर अगर जनहित बहुत जगह ऐसा हम देखा गया है कि ऐसे जगह पर बसावट बस जाती है जो नहीं बसना चाहिए। जैसे आवागमन का मार्ग हो, जहाँ हेवी ट्रैफिक्स होता है, जिसको हम एनएच बोलते हैं, तो वो, और चाहे शहर का वो किनारा जहाँ पर बाज़ार लगता है, तो उस जगह पर कहीं पर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसे हटना चाहिए। और सरकार भी उस प्रावधान को मानती है कि जब तक हम किसी को सेटल नहीं करते किसी जगह पर उसको बसा नहीं देते, तो वहाँ से हटाना नहीं है। हाईकोर्ट माननीय न्यायालय का भी ये आदेश है और सरकार इसको पालन भी करती है और उसी के प्रक्रिया के तहत होता भी है। कुछ लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं जो जटिल होते हैं। कहने का मतलब है जो कानून को कुछ अपने आप को कानून से ऊपर रखते हैं। जैसे शराबबंदी का ही मामला है कि शराब तो बंद है लेकिन फिर भी कुछ लोग पकड़ाते हैं। उसी तरह से इस तरह की बात है, कुछ लोग आदतन होते हैं कि भाई उनको नोटिस दिया जाता है, वो नहीं हटते तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बाकी एक आधो जगह ऐसा हुआ है तो हम लोग भी गरीब के पक्षधर हैं और सरकार भी संवेदना रखती है गरीबों के प्रति। और हम लोग भी बात करेंगे, चाहेंगे कि भाई ऐसे लोग, कम से कम ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो गरीब हैं, जिनका कहीं कोई बसेरा नहीं हो। और इस ठंड के मौसम में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनको बस पूरी तरह से, जब उनको वैकल्पिक व्यवस्था हो तो उनको सुरक्षा से हटाया जाए। नहीं हटते हैं तो फिर इस तरह का अतिक्रमण का जो चलता है वो तो चलना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ संतोष सुमन जी थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशुल, पटना।